हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, अभी सभी एक बार वॉइस चेक करेंगे, दैट इज वॉइस आप सभी को क्लियर है। ठीक है, 98.8 टाइम्स आपका प्रणाम स्वीकार अब है। ओके, इट वाज टू गुड अब है। जय हिंद। दाबदत्त गुड मॉर्निंग। उर्मिला गुड मॉर्निंग प्रियंका, राम राम पंकज, गुड मॉर्निंग सचिन, सुशंता, जगेंद्र, प्रशंसा, सरिता, ओके, जय हिंद रिंकू, गुड मॉर्निंग प्रमोद, राम राम पंकज। चलिए, डीपीपी सॉल्व की, कैसी लगी? डीपीपी के क्वेश्चंस अच्छे थे। देखो, फर्स्ट वाली तो फिर भी थोड़ी इजी हो सकती है, लेकिन जो सेकंड रही होगी उसका थोड़ा सा लेवल अप था, और अब जो थर्ड आएगी वो उससे भी अच्छी आएगी। 5 क्वेश्चन नहीं हो पाए, कोई नहीं। सरिता ओपन क्यों नहीं हुई? इन्होंने तो सॉल्व भी कर ली, और स्टूडेंट जो हैं उनके तो ये कमेंट है कि उन्होंने सॉल्व कर ली। हाँ, बट क्वेश्चंस को ना करते हुए चलो अभी से ही, जिससे लास्ट टाइम में सब कुछ रिवीजन में भी रहेगा और याद भी रहेगा। चलिए, बाकी रिवाइज कर लिया था अब तक का पूरा, जो पढ़ा था वो पूरा रिवाइज हो गया था। मैकेनिक्स की अपलोड हो गई है ना? देखो, मैकेनिक्स तक की दोनों डीपीपी, एक मैकेनिक्स की पीडीएफ और यूनिट एंड डायमेंशन की पीडीएफ अपलोड है। आज आपके वर्क एंड एनर्जी की डीपीपी और साथ में वर्क एनर्जी की पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। क्लास पीपीटी आपकी डेली अपलोड हो ही रही है कंटिन्यूअस। अबे पता नहीं क्या इशू आ रहा है उसमें, लेकिन और जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं उनकी जो है ओपन हो गई है। अगर उसमें फिर भी दिक्कत आ रहा है तो एक बार इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिएगा कि मतलब कुछ आपके ही उस फॉर्मेट में कुछ दिक्कत आ रही है क्या। नहीं, वो अपलोड हो गई है। अगर नहीं हुई है तो अभी क्लास ऑफ होगी तब तक हो जाएगी। मेरी तरफ से सब कुछ हैंड ओवर हो गया है, और मैं खुद एक बार अभी क्लास ऑफ होने दो तब चेक कर लूँगी। जो कुछ भी ऐसा है पेंडिंग में अपलोड नहीं हुआ है उसे मैं हैंड टू हैंड तभी अपलोड करा दूँगी। हाँ प्रियंका, तो अगर ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है या इशू आ रहा है ना, तो एक बार उनसे फ़ोन करके पूछ लो कि मतलब क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, गुड मॉर्निंग संतोष। चलो अभी स्टार्ट करें आज की क्लास। ठीक है, अभी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल तक का पहले बताइए, रिवीजन कर लिया आप सभी ने? कल तक का जो है वो अच्छे से पढ़ लिया है? हाँ, प्रॉपर अच्छे से चल रहे हैं ना सब चीज़ें? बढ़िया बात है। इसी तरीके से पढ़ते चलो, मेहनत करो, सब होगा। हाँ, और तबीयत वगैरह आप लोगों की सही है? माइंड आपका फ्रेश है, फ्री है, कोई स्ट्रेस प्रेशर नहीं है, सब चीज़ें बढ़िया हैं? चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे सोलर कुकर की। एक बार इनका क्वेश्चन और देख लेते हैं, दैट इज देखो सचिन, पता है इस बार एक स्टूडेंट है सीजीएल मेंस के अंदर आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 इंटू 3 दैट इज 75 मार्क्स के। उस स्टूडेंट के 75 आउट ऑफ 75 आए हैं। सोचो, जीके के अंदर जहां हम करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स में बेसिकली क्या होता है, हर दिन का करंट अफेयर जो है वो न्यू बनता है ना। लेकिन उस बच्चे ने करंट अफेयर को भी मतलब ये सोच लो एकदम किस लेवल का पढ़ा था कि उसने 75 में से 75 स्कोर कर लिया। मतलब उसके 25 के 25 क्वेश्चन जीके में सही गए। और यहाँ जो अब आपको एक रैंक दिलाने में मदद भी करेगा ना, या आपके एक सिलेक्शन में जो मदद करेगा, वो आपका जीके एक रोल जो है उसको वहाँ पे निभाएगा, वो रोल उसका पार्टिसिपेशन वहाँ पे होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, जब वो 75 में से 75 ला सकता है तो आप लोग क्यों नहीं ला सकते हो? आपके पास तो, आप तो ये सोचो आपको सब कुछ सोर्सेज मिल रहे हैं, उसने तो पता नहीं क्या ही सोर्सेज पढ़े होंगे,
उसने कितनी मेहनत की होगी सोर्सेज ढूंढने में, ये करने में, वो करने में। तो आपको तो सब चीज़ें मिल रही हैं, बस करना क्या है, उनको प्रैक्टिस करते हुए चलना है, उनको रिवाइज करते हुए चलना है, चीज़ों को माइंड में सेट करते हुए चलना है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए एग्जाम में देख के पढ़ा तो था लेकिन अब समझ नहीं आ रहा ऑप्शन कौन सा टिक होगा। उसके लिए 3 से 4 बार रिवीजन करना ही करना है, तभी चीज़ें याद होंगी। तो जब सिंपल सी एक चीज़ है, जब वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। तो ऐसा मत सोचो जीके में सब कवर हो जाएगा, सब मार्क्स आ जाएंगे। बस अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से रखो, जितना पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से पढ़ो, है ना। जितनी चीज़ें क्लियर कराई जा रही हैं उनको अच्छे से करो, उनको अच्छे से पढ़ो। कुछ नहीं समझ आता पूछो, डाउट है पूछो, उसके रिप्लाई आपको मिलते ही हैं, वो मिलते ही रहेंगे। मतलब जो भी फर्दर टीचर पढ़ाएगा वो डाउट तो लेता ही है। और समझाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज आपके पास हैं, बुक्स आपके पास है, पढ़ाई आपको जा रही है, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, है ना। चलो अब बाकी बहुत देर हो गई, अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग। सोलर कुकर की बात करने जा रहे हैं। सोलर कुकर के बारे में हम पढ़ेंगे कि होता क्या है। अब जस्ट मुझे एक बेसिक सी चीज़ बताओ, आज क्या तबीयत थोड़ी सी डाउन है तो उस वजह से थोड़ी, हाँ चलो बाकी ठीक है, अपन करते हैं। बताओ सोलर कुकर के बारे में आपने पढ़ा होगा, सोलर कुकर के बारे में क्या जानते हो? आज से पहले कभी देखा है, कभी सुना है? एक्चुअल में जो इमेज है वो इस तरीके की होती है। कभी इसका नाम सुना हो? सोलर कुकर, सोलर और ये हो गया आपका कुकर, सोलर कुकर, या जिसको हम सौर कुकर भी बेसिकली बोल देते हैं। कभी सुना हो या कोई स्टूडेंट हो जो इसके बारे में जानता हो कि ये एक्चुअली में क्या होता है ना। इस कभी भी कहीं देखा हो या अपनी 11th-12th की क्लास में पढ़ा हो या 10th तक कभी पढ़ा हो, इसका कोई यूज़ देखा हो? बताइए आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिनके लिए ये सोलर कुकर का जो वर्ड है, वर्ड तो देखो सबके लिए फैमिलियर होगा, वर्ड तो हो सकता है फैमिलियर सोलर कुकर, लेकिन अब इसकी वर्किंग क्या होती है, ये कैसा होता है, कैसा नहीं होता है ना। यूट्यूब पे देखा है, हाँ सोलर कुकर का यूज़ किया जाता है। ब्लैक कलर अट्रैक्ट हीट फ्रॉम द सन, वेरी गुड, ये भी सही है। और सोलर कुकर में धूप में खाना बन जाता है, ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है। बेसिकली सोलर कुकर का हम काम ही क्या करते हैं, जैसे मान लो मुझे चावल को उबालना है, मुझे राइस को बॉईल करना है, तो मैं क्या करूँगी, ये एक अटैची सी है, अटैची नहीं होती, एक डिब्बा समझ लो, एक बॉक्स है, ठीक है, उस तरीके का एक बॉक्स है। इस बॉक्स में ये नीचे की तरफ जैसे इन्होंने सामान रखा हुआ है, ऐसे मैंने मान लो चावल रख दिए, थोड़ी देर इसको रख दिया, थोड़ी देर बाद वो चावल पक जाएंगे। हाँ अमेज़ॉन पर देखा है आप लोगों ने, बढ़िया है। सोलर कुकर में धूप में खाना बन जाता है, हाँ। यूज टू स्टोर हीट एट अ पॉइंट टू कुक समथिंग, ये भी ठीक है। लेकिन सिंपल भाषा में सोलर कुकर क्या हुआ, कुछ नहीं, सिंपल भाषा में सोलर कुकर एक ऐसा डिब्बा हो गया जो डिब्बा हमारे खाना बनाने में मदद कर रहा है या हमारी चीज़ों को गर्म करने में मदद कर रहा है। एक तरीके से जो हमारे लिए गैस काम करती है ना, आज हमारे घर में सबके पास गैस है, हम सिलेंडर्स का यूज़ करते हैं, खाना बनाते हैं, तो वो जो गैस हमारे पास काम कर रही है ना, बस उस गैस की रिप्लेसमेंट के लिए हम किसको ले आए, एक सोलर कुकर को ले आए। हाँ अभी भी हम गैस का ही यूज करेंगे क्योंकि यार उसके हमारे पास ज्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन जस्ट अभी स्टार्टिंग हुई है सोलर कुकर्स की, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो जितने भी काम हम गैस पे कर सकते हैं, जस्ट नॉर्मल पानी को उबालना, खाना बनाना या सब्जी बनाना हो गया, आपके चावल उबालना हो गया, उन सभी काम के लिए इस डिब्बे का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमको कोई सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है, यहाँ हमें फ्री में जो सन की रेज है ना, वो बहुत अच्छी मात्रा में सन की रेज मिल जाती हैं, उनकी मदद से हम हमारे खाने को बना लेते हैं। और घर में जो गैस होती है उसमें हमें सिलेंडर के पैसे देने पड़ते हैं, और यहाँ पे हमारे पास सन रेज जो है वो फ्री में अवेलेबल है, तो वहाँ पे हमें कोई कॉस्ट देखने को नहीं मिलती है। सिंपल भाषा में तो हम इसको ये समझ सकते हैं। जब हम इसकी वर्किंग पे चलते हैं, इन टर्म्स ऑफ साइंस या फिजिक्स की बात करते हैं, तो ये वर्क कैसे करता है वो समझना। देखो अभी मैंने बोला, जस्ट नॉर्मल याद रखो कि एक डिब्बा है, एक डिब्बा है जो कुछ इस फॉर्म में आपको दिख ही रहा होगा। अब इस डिब्बे के अंदर ना, ये देखो आपको दिख रहा है, ये ब्लैक कलर की सरफेस है, अंदर की जो इसकी सरफेस होती है उसको ब्लैक कलर का बनाया जाता है। ब्लैक बनाने का रीजन क्या होता है, ब्लैक बनाने का रीजन ये होता है जिससे कि, जैसे आपने कभी बोलते हुए सुनाओ,
ब्लैक जो कलर होता है ना वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, अपने अंदर अवशोषित कर सकता है। जैसे यदि सर्दियां हैं ना, तो सर्दियों में हम बोलते हैं कि आपको ना डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए या काले कलर के कपड़े पहनने चाहिए, और वहीं जब गर्मियां होती है ना, तो गर्मी में आपको ना सफ़ेद कलर के कपड़े पहने होने चाहिए। जैसे जो पुराने टाइम के लोग थे उनका तो एक ड्रेसिंग भी चलता था, वो ना पैंट भी वाइट कलर की, शर्ट भी वाइट कलर की पहन के चलते थे, वो स्टिच कराते थे इस तरीके का। तो एक्चुअली में गर्मियों में वाइट कलर क्यों पहना जाता है? क्योंकि व्हाइट जो होता है ना, व्हाइट रिफ्लेक्ट करता है सन रेज को। क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। और वहीं जो ब्लैक होता है ना, ब्लैक सन रेज को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए बोलते हैं सर्दियों में आप डार्क कलर के कपड़े पहनो, स्पेशली ब्लैक पहनो, और वहीं गर्मियों में आप व्हाइट कलर के कपड़े पहनो, क्योंकि वो सनरेज को रिफ्लेक्ट करेगा, अंदर आने नहीं देगा, लेकिन ब्लैक कलर एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए इस डिब्बे के अंदर भी ये जो एक प्लेट लगी होती है वो भी हमारे किस कलर की होती है, जो इसकी सरफेस होती है वो भी ब्लैक कलर की होती है, जिससे कि जो आने वाली हीट है वो हीट को क्या कर लिया जाए? एब्जॉर्ब कर लिया जाए, अंदर अवशोषित कर लिया जाए। उसके बाद बात करते हैं, तो इसके ऊपर ये देखो एक कांच लगा हुआ होता है, ये कांच लगा हुआ होता है। ये कांच को लगाने का रीजन ये होता है, मिरर का बेसिकली काम क्या होता है, जब बहुत सारी जो सनरेज आ रही है ना, ये बहुत सारी सनरेज आ रही हैं, इनको ना बेसिकली अच्छे से कंसंट्रेट कराया जा सके। इस मिरर के साथ ही इसमें पैराबोलिक ट्रफ्स भी लगे होते हैं, पैराबोलिक ट्रफ्स भी लगे होते हैं। 290 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। इतना टेम्परेचर है जो हमें इसके क्या बोलते हैं, हमें सोलर कुकर से जो है बेसिकली प्राप्त हो जाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन में 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो हमें याद रखना है क्या, इस पे ग्लास लगा होता है। ग्लास का काम क्या हो गया, ग्लास या बेसिकली मिरर लगा होता है, उस मिरर का काम क्या हो गया, मिरर पैराबोलिक ट्रफ के साथ होता है, जिसका काम होता है जितनी भी आने वाली सन रेज है ना, उन सारी सन रेज को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करा देना और इस जगह को अच्छे से क्या कर देना, गर्म कर देना। इसके बाद इसकी जो सरफेस होती है वो ब्लैक होती है, क्योंकि ब्लैक रंग जो होता है वो बहुत अच्छे से सन रेज को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके बाद ये जो पूरी अटैची होती है ना, इस पूरी की पूरी अटैची पे आप लोगों को जो है इस पे ग्लास की एक परत चढ़ी होती है, पूरी अच्छे से ग्लास से कवर होती है, क्योंकि ग्लास जो होता है वो एक बैड कंडक्टर होता है। बैड कंडक्टर का मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हम कहते हैं हीट होता है। नेट कट रहा है, अगर कट रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लो, उससे सही हो जाएगा। अब होता क्या है बताती हूँ, एल्यूमिनियम फॉइल का भी वर्क। अभी बात करते हैं, ग्लास चढ़ा हुआ होता है, तो ग्लास से क्या होता है, जो आपकी हीट होती है ना, देखो एक होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एक होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर का मतलब जो बहुत ही जल्दी, मान लो बहुत जल्दी गर्म हो गया है ना, जो हीट के प्रति बहुत अच्छा है। एक होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड का मतलब जो जल्दी से गर्म बेसिकली नहीं हो पा रहा है, जो जल्दी से हमको काम नहीं करके दे पा रहा है। तो इसलिए भी हम इसके ऊपर क्या करते हैं, ग्लास की जो है उस परत को चढ़ा के रखते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल का वर्क क्या हुआ समझो, एल्यूमिनियम आप किसी भी चीज़ को गर्म, जैसे आप लोग स्कूल में थे तो स्कूल में अगर यदि आप खाना लेके जाते थे या कॉलेज में खाना लेके जाते हो, तो आपकी मम्मी ना आपके खाने को एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके देती है, जिससे कि खाना क्या बना रहे, गर्म बना रहे, जिससे आप लास्ट में काफ़ी टाइम के बाद भी खाओ तो आपको वो फूड क्या मिल जाए, थोड़ा गर्म मिल जाए। तो वो ही काम होता है हमारे एल्यूमिनियम फॉइल का। बेसिकली वो जो हीट है ना, वो हीट का सर्कुलेशन अच्छा हो और आपका जो हीट वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, जो हीट प्रोवाइड हो रही है वो अच्छे से चीज़ें क्या हो सके, गर्म रह सके, उसके लिए ही एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो प्रोवाइड की जाती है या वहाँ पर लगाई जाती है। बात करते हैं थ्योरी की, तो एक बार पढ़ लेते हैं। ब्लैक सरफेस का या काली सतह का यूज़ किया जाता है, क्योंकि काली सतह हीट को बहुत अच्छे से अवशोषित कर सकती है। इसके बाद एज कम्पेयर टू योर वाइट, वाइट जो होता है वो नहीं अवशोषित कर सकता है, कुछ ही कंडीशन की हम बात करते हैं, लेकिन वाइट को हम कंसिडर ही नहीं करते। ब्लैक जो होता है वो सबसे अच्छी तरीके से हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है एज कम्पेयर टू वाइट। अच्छा, एक चीज़ और याद रखोगे, हमारे पास बहुत अलग अलग कलर की ना, बहुत अलग अलग वेवलेंथ हमको मिलती है। वेवलेंथ हम पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके की वेवलेंथ पढ़ेंगे, जैसे सूर्य से आने वाली किरणें, यूवी रेस की हम बात करते हैं, बहुत अलग अलग किरणें होती हैं। तो उन्हीं में से हम बात करते हैं इंफ्रारेड रीजन की। तो एक्चुअली में जो आपका सोलर कुकर होता है ना, जो सोलर कुकर को गर्म करने का काम कर रही है, वो सूर्य की किरण में ये इंफ्रारेड रीजन होता है।
जिसकी वजह से आपका सोलर कुकर जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट आता है सोलर कुकर और सोलर हीटर जो होते हैं वो इसी वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमको एक टेम्परेचर को सस्टेन करना होता है कि इतना टेम्परेचर हमको मिल जाए, वो हायर टेम्परेचर हमको मिल जाए। इसके लिए हम मिरर्स का यूज़ करते हैं। मिरर्स का काम क्या हो गया, पूरी रेस को अच्छे से क्या कराना, फोकस कराना। इसके अलावा पैराबोलिक ट्रफ्स का काम करते हैं जिससे कि हम सनलाइट को क्या कर सके, एक जगह पे कंसंट्रेट करा सके। फोकस कराने के लिए मिरर आ गया, कंसंट्रेट के लिए पैराबोलिक ट्रफ आ गया। दोनों जब चीज़ों को सोलर कुकर में लगाया जाता है तो हम 290 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को कवर कर सकते हैं। साथ ही में जो सोलर कुकर होता है उसको ग्लास प्लेट से कवर किया जाता है, जिसकी वजह से जो हवा है ना, जो हवा वहाँ पे सर्कुलेट हो रही है, गर्म हवा, वो खाने के चारों ओर ही रहे, खाने के आसपास ही घूमती रहे। इसके अलावा लॉस ऑफ हीट जो है वो मिनिमाइज हो जाए, क्योंकि ग्लास जो है वो आपका क्या होता है, एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट के रूप में हम इसको बेसिकली जानते हैं। ठीक है विक्रम, अगर जो नेट में प्रॉब्लम आ रही है आपको तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि रिफ्रेश करने से आपकी जो वीडियो रहेगी ना वो एक बार चल जाएगी। एक बार रिफ्रेश कर लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। ग्लास जो होता है वो कभी भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता है। ग्लास इज वेरी वेरी पुअर हीट कंडक्टर होता है। एक चीज समझो, चिकन चिली भी एल्यूमिनियम फॉइल में मिलता है मैम। वाह वाह, कहाँ से आते हो? चिकन चिली पे पहुंच गए। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलर पैनल की। सोलर कुकर के बाद हमारे पास आता है सोलर पैनल। सोलर पैनल को हम 2-3 नाम से जानते हैं। सोलर पैनल का सबसे पहला जो नेम होता है उसको हमारे पास बोला जाता है, दैट इज योर पीवी। पीवी की फुल फॉर्म होती है पीवी वोल्टिक पैनल। सोलर पैनल की हम बात करने जा रहे हैं। सोलर पैनल जो होता है उसको हम पीवी यानी कि फोटोवोल्टिक के नाम से भी जानते हैं, फोटोवोल्टिक पैनल, या फिर मॉड्यूल के नाम से भी जानते हैं। मॉड्यूल हो गया, फोटोवोल्टिक हो गया, या फिर सोलर पैनल हो गया। तीनों में से कुछ भी नेम लिखा हुआ हो, मतलब हमको क्या समझना है, ये सोलर पैनल समझना है। सोलर पैनल एक्चुअली में करता क्या है, आपकी जो सन रेज होती है ना, जो आपको सूर्य से मिलने वाली किरणें हैं, उन सन रेज को अपने अंदर एब्जॉर्व करता है, और उस सन रेज को एब्जॉर्व करने के बाद, सन रेज एब्जॉर्व हो रही है यानी कौन सी एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी है, उस हीट एनर्जी को किस में बदल देता है, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। यानी हम इस सोलर पैनल के थ्रू करते क्या है, हम सूर्य की किरणों का यूज करके बिजली का निर्माण करते हैं, है ना। हमने सन रेस को क्या किया, एब्जॉर्व किया। एब्जॉर्व करने के बाद उन सन रेस के थ्रू हमने इलेक्ट्रिसिटी को बना लिया, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लिया। जैसे आपने बहुत सारे अभी आपके सराउंडिंग में अगर देखा होगा तो बहुत लोगों के छतों के ऊपर आपको सोलर पैनल्स देखने को बेसिकली मिल जाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसा होता है कि आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आजकल काफ़ी चलन में भी है, सोलर पैनल लोग लगवाते हैं उनके, क्योंकि बिजली का बिल फ्री हो जाता है, काफ़ी सस्ता पड़ता है। उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। यदि आपको लगवाना है तो भी आप उसको लगवा सकते हैं, उसकी आपकी EMI बन जाती है, उनके बारे में फर्दर बात करेंगे। अभी सोलर पैनल की यदि मैं बात करूं तो सोलर पैनल का काम हो गया, सनलाइट जो होती है ना, उस सनलाइट को क्या करना, कलेक्ट करना। कलेक्ट करने के बाद उस सनलाइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। ये सोलर पैनल हमारे वर्क करता है। दैट इज, ये एक ऐसा डिवाइस है जो सनलाइट को कलेक्ट करेगा और उसको इलेक्ट्रिक करंट में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। सोलर पैनल जो होता है वो एक क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। कल मैंने बताया था रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल सोर्स, क्या मतलब होता है रिन्यूएबल का। बहुत महंगा तो पड़ता है, लेकिन ऐसा होता है कि आप वो एक टाइम तो देखो वो आएगा ही, खर्चा लगेगा ही, लेकिन बाद में वो चीज़ कवर हो जाती है। आप ये सोचो ना, बिजली का बिल फ्री हो जाएगा। एग्जिस्ट इन एब्यूडेंस, हाँ, जो बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हमारे पास मौजूद हैं, जो कभी खत्म नहीं होने वाले, उनको हम रिन्यूएबल बोलते हैं। और हमने देखा था कि जो सन होता है, सन भी हमारा एक कैसा रिन्यूएबल सोर्स है, तो सन से ही कौन मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है। तो इसलिए सोलर पैनल जो है वो कलेक्ट करते हैं
क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि हमारी सनलाइट को। बाद में किसकी फॉर्म में, एक सनलाइट की फॉर्म में, जिसको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इस लाइट को कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। बाद में इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर लिया जाता है अपने अलग अलग इलेक्ट्रिकल लोड्स या अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने में। अब इसकी वर्किंग समझते चलना, एक्चुअली में ये सोलर पैनल बना कैसे होता है और ये वर्क कैसे करता है। सोलर पैनल से पहले हम सोलर कुकर पढ़ाएं। सोलर कुकर का जस्ट केवल काम इतना था, किसी भी चीज को गर्म रखने के लिए या खाना बनाने के लिए हम बेसिकली उसका यूज कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सोलर पैनल की। जो ये सोलर पैनल होते हैं ना, ये खुद ही ना सोलर सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं, सोलर सेल से। अब क्या बोला मैंने कि सोलर पैनल जो होते हैं वो बहुत सारे सोलर सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। बहुत ही सारे सोलर सेल होते हैं जो मिलकर के इस सोलर पैनल को बनाते हैं। यानी कि अब जैसे ही सोलर सेल आया तो अपने माइंड में यूज कर लेना, हम किसकी बात करेंगे, सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर के लिए ये चीज समझ लेना, हमारे पास तीन वर्ड्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं कंडक्टर, एक को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर और एक को हम बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर। कंडक्टर का मतलब वो जो आपके इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से आसानी से फ्लो करा देते हैं। जैसे आपका कोई भी मेटल या धातु हो गई, जैसे आपका लोहा हो गया या फिर आपका कॉपर हो गया, कोई भी मेटल जो आसानी से अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकता है। जैसे हमारी बॉडी हो गई, हम खुद हो गए, ह्यूमन भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। हमारी बॉडी में करंट लग जाता है ना, अगर मान लो मुझे करंट लगा है, ठीक है, करंट लगा है, मुझे कोई बचाने आ रहा है और वो मुझे पकड़ लेता है, तो मेरी बॉडी से करंट कहाँ ट्रांसफर हो गया, उसको हो गया। तो मतलब मेरी बॉडी ने उस करंट को क्या करा दिया, फ्लो तो करा दिया। और ऐसे सारे ही आपके थिंग्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा देती है, उसको हम कंडक्टर या फिर हिंदी में सुचालक कह देते हैं। इसलिए आपको बोला जाता है ना कि जब भी किसी को मान लो करंट लगे तो या तो उसको लकड़ी के किसी चीज से मारो, है ना, या किसी ऐसी चीज से मारो जो करंट को अपने अंदर से फ्लो ना कराए। तो जस्ट इसका अपोजिट, जो करंट को अपने अंदर से फ्लो ना कराए, उसको कहा जाता है इंसुलेटर, हिंदी में बोलते हैं कुचालक। जैसे लकड़ी, करंट लगा तो करंट लगने से बचाने के लिए, उसको उस इक्विपमेंट से दूर हटाने के लिए लकड़ी से मारा जाता है, क्योंकि लकड़ी करंट को फ्लो कराएगी ही नहीं। एक होता है, आप देखो कुछ ऐसे हमारे पास थिंग्स रहते हैं जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो भी करा सकते हैं और नहीं भी करा सकते, जहाँ पे हम रेगुलेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप नियंत्रित भी कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को। साथ ही में हम चाहें तो वो फ्लो हो सकती है, हम चाहे तो वो नहीं फ्लो हो सकती है। इसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। वैसे तो आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो अर्धचालक ही है, जो पूरा ही हम अर्धचालक की बात करेंगे, डेप्लीशन रीजन और ये पीएन सेमीकंडक्टर इनकी बात करेंगे। लेकिन एक बेसिक जो नॉलेज है वो हमें यहाँ पे भी चाहिए होती है। हाँ, वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम बोल सकते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर लाइक फॉस्फोरस, सिलिकॉन या wood is a bad conductor but wet stick is a conductor of electricity. okay, सिलिकॉन जर्मेनियम, हाँ याद आ गया ना आपको, एक दो एग्जांपल्स को याद रख लो, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम। और जब अभी हम बात करने वाले हैं तो हम मोस्टली सिलिकॉन के बारे में ही बात करेंगे, इसके एग्जांपल में हम सिलिकॉन को ही लेंगे। अब होता क्या है समझो, जो आपका सोलर पैनल होता है वो बहुत सारे सोलर सेल से मिलकर के बना हुआ होता है, और जब भी सोलर सेल आते हैं ना तो ये सेमीकंडक्टर तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सोलर सेल की जो वर्किंग होती है ना वो एक्चुअली में ये सेमीकंडक्टर से ही होती है। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं सिलिकॉन टाइप के सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन टाइप के सेमीकंडक्टर हम यूज करते हैं। होता क्या है, ये जो हमारा ये सोलर पैनल है ना, ये सोलर पैनल, या स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ये जो हमारा सूरज है ना, सूरज से जो निकलने वाली किरणें हैं वो किरणें हमको बेसिकली फोटोन्स के रूप में एनर्जी देती है। किन के रूप में देती है, फोटोन्स के रूप में एनर्जी देती है। ये फोटोन्स के पास इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है जिसका हम यूज करके हमारे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इन फोटोन से इलेक्ट्रिसिटी तभी प्रोड्यूस कराई जा सकती है जब हम इन फोटोन्स को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। मैंने कुछ लाइन बोली, उस लाइन पे ध्यान देना कि जो सूर्य से निकलने वाली किरणें है ना, वो किरणें एक्चुअली में जो लाइट को एमिट कर रही है वो इन फोटोन्स की फॉर्म में करती है।
इन फोटॉन्स के पास एनर्जी तो अवेलेबल होती है, बहुत कम मात्रा में इनके पास ऊर्जा मौजूद होती है, लेकिन इससे हम इलेक्ट्रिसिटी तभी जनरेट कर सकते हैं या बना सकते हैं जब हम इस फोटोन को एब्जॉर्ब या फिर अवशोषित कर पाए। यदि हमने इन फोटॉन्स को अवशोषित करा दिया तो हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और यही हमारा बेसिक सिद्धांत होता है हमारे किसके अंदर, सोलर पैनल के अंदर, इन फोटॉन्स का आना और इन फोटॉन्स से क्या कराना, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराना। अब ये वर्क कैसे करता है, तो ये जो सोलर सेल होते हैं ना, इनके अंदर ही ये देखो, यहाँ पे हमारे पास होता है एन टाइप, यहाँ होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है इसको, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो एन टाइप आपको दिख रहा है ना, ऊपर वाली लेयर तो होती है एन की, नीचे वाली लेयर होती है पी की, और एन और पी के बीच में आपको एक शब्द दिख रहा होगा जिसको हम बोलते हैं जंक्शन, जिसको हम कह देते हैं जंक्शन। एन टाइप जो आपका सेमीकंडक्टर होता है, एन का मतलब यहाँ पे हमको बहुत अधिक मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलने वाले हैं, बहुत अधिक मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। पी का मतलब हो गया जहां हमको बहुत अधिक मात्रा में होल्स मिलेंगे, बहुत अधिक मात्रा में होल्स मिलेंगे, यानी बहुत गैप मिलने वाले। एन का मतलब जहां बहुत अधिक मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, पी मतलब जहां बहुत अधिक मात्रा में होल्स मिलेंगे, और इन्हीं के बीच में हमारे पास मौजूद होता है दैट इज योर जंक्शन, जिसको हम कह देते हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, इस पीएन जंक्शन के ऊपर ही हमको मिलता है हमारा डेप्लीशन रीजन, डेप्लीशन लेयर बोल दो या डेप्लीशन रीजन बोल दो, और ये डेप्लीशन लेयर ही होगी जो एक्चुअली में हमारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से, हमारे फोटॉन्स को यहाँ से बाहर निकालेगी, फोटॉन्स को या इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को यहाँ से बाहर निकालती है, जो हमारे सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है। लेकिन पहले ये बोलो, जितनी हमने बात समझी, जितनी हमने चीज समझी वो आपको समझ आई, क्योंकि बेसिक समझ आएगा तभी इसकी प्रॉपर वर्किंग को समझ पाओगे। जितना अभी हमने समझा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हमारे पास होती हैं, वो किस तरीके से वर्क करती हैं, वो आप समझ तभी पाओगे जब बेसिक समझ आ गया होगा कि पी टाइप क्या हुआ, एन टाइप क्या हुआ, या किस चीज को हम किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया आपको? हाँ, क्योंकि अब देखो पीएन क्या, वापस से ही सुन लो, सोलर एनर्जी से मिला फोटोन, उस फोटोन को हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। अब ये जो सोलर पैनल होता है ये बहुत सारे सोलर सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। अभी हम सिलिकॉन की यहाँ पे बात करने वाले हैं, जिस सेमीकंडक्टर को हमने यूज किया है। फर्दर क्या होता है, हाँ बता रही हूँ, फर्दर क्या होता है हमारे पास, ये जो सोलर सेल होते हैं इसमें पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर लगे होते हैं। जो इसके ऊपर वाली लेयर होती है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होती है, जो नीचे वाली लेयर होती है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये एन टाइप की जो सेमीकंडक्टर होता है ना, जो एन टाइप है, इसको थोड़ा सा पतला बनाया जाता है, इसको थोड़ा सा पतला बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये ऊपर की लेयर है, जिससे यदि हम इसको पतला बनाएंगे तो ये आने वाली जो सन की लेयर है ना, ये बहुत अंदर तक जा सके, अच्छे से हम सनरेज को क्या करा सके, पेनिट्रेट करा सके। इसलिए भी हम इस एन टाइप की जो ये लेयर है इसको क्या रखते हैं, थोड़ा सा पतला रखते हैं। ये पतली होगी तो अंदर अच्छे से सनरेज पेनिट्रेट कर जाएंगी। एन टाइप का मतलब हो गया जहां हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और पी टाइप का मतलब हो गया जहां हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में होल्स मौजूद हैं। ठीक है, और इस पी और एन के बीच में हमको मिलता है जंक्शन, जिसको हम बोल देते हैं पीएन जंक्शन। अब इस पीएन जंक्शन के ऊपर हमको एक लेयर मिलती है जिसको हम बोलते हैं डेप्लीशन लेयर या डेप्लीशन रीजन। ठीक है, अब होता क्या है समझ से चलना। देखो जैसे ही फोटॉन्स आए, ठीक है, फोटॉन्स हमारे पास आ गए, बंडल्स ऑफ फोटॉन्स हमारे पास आते हैं, है ना, बंडल्स में आ सकते हैं वो फोटॉन्स या फोटॉन्स आते हैं। अब वहां से होगा क्या, यानी हमारे पास सनरेज आई, उससे पहले यहाँ पे वर्किंग क्या चलती रहती है, ये जो एन टाइप के अंदर, एन टाइप के जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं, एम टाइप के जो सेमी कंडक्टर होते हैं, ये अपने अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकालते रहते हैं, और पी टाइप के जो पी टाइप है ना, वहां पे जितने भी होल्स मौजूद हैं, उस होल्स में ये एन टाइप के
ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस एन टाइप से निकल के ये पी टाइप के होल्स में जाते रहते हैं। किसके थ्रू? इनके बीच में मौजूद होती है एक डेप्लीशन रीजन, उसके थ्रू। हमने अभी यही डिस्कस किया था कि एन टाइप में मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, पी टाइप में मेरे पास होल होंगे। तो जस्ट नॉर्मल ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है और निकल करके इस पी टाइप में जा रहा है। अब किसके थ्रू होते हुए जा रहा है? डेप्लीशन रीजन के थ्रू होते हुए जा रहा है। अब यहाँ से हमको क्या कंक्लूजन निकला? देखो, यहाँ से दो स्टेटमेंट हमारे पास आई। एक तो क्या कि डेप्लीशन रीजन के ऊपर जितने भी, क्योंकि वो यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, यानी इस लेयर पे जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, या इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हमारे पास डेप्लीशन रीजन पे अब मौजूद है ही नहीं। जितने भी हैं वो फिल हो चुके हैं, है ही नहीं हमारे पास, ये समझ लो। डेप्लीशन रीजन पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है? होल्स पे जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकल रहा है, यानी ये खुद थोड़ा सा कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने बोला थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा सा। और जस्ट बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ जा रहे हैं, यानी होल्स में जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव निकल के यहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब जहाँ से निकल रहा है वो खुद तो पॉजिटिव हो गया और जा कहाँ रहा है? दूसरे में, यानी उसको भी कैसा करने वाला है? नेगेटिव करने वाला है। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थॉट्स रखता है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव विचार रखता है, वो आज मेरे साथ है तो वो मुझे भी नेगेटिव करेगा, है ना। भले ही मैं कितना भी बोलूं कि नहीं मुझे तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी बोले, मेरा गोल सेट है, मेरा एम सेट है, मेरे को ये फालतू चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पे उस आदमी की कुछ ना कुछ बात होगी जो मुझे इफेक्ट कर जाएगी। कहीं ना कहीं एक बात भी इफेक्ट कर गई तो इसका मतलब मेरा जो वो पूरा पॉजिटिवनेस था वो कैसा हो गया? उसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। कहीं ना कहीं वो पॉइंट क्या हो गया? थोड़ा सा ऋणात्मक हो गया। उसी तरीके से ये बहुत सारा नेगेटिव जब निकल करके यहाँ पहुंचा तो इसने बहुत अच्छे वाले पॉजिटिव को थोड़ा सा क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया, थोड़ा सा नेगेटिव कर दिया। अब क्या हुआ? अब हमारे पास क्या हुआ? मान लो ये जब निकल के यहाँ पर हमारे पास गया तो हमारे पास सनरेज आ रही थी फोटोन्स के फॉर्म में, ठीक है। अब हमारे डेप्लीशन रीजन पर किसी भी तरीके की कोई भी चीज हमारे पास मौजूद है नहीं, ना तो हमारे पास कुछ इस पे होल है, ना ही कोई चीज है। जब ये फोटॉन्स हमारे पास आए और वो कहाँ, इस एन टाइप से होते हुए कहाँ आ गए? पी टाइप की तरफ जाना स्टार्ट हुए। अब यहाँ से स्टार्ट हुए तो क्या हुआ? डेप्लीशन रीजन्स पे इलेक्ट्रॉन और होल्स का बनना स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का निर्माण स्टार्ट हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बन गए। यहाँ पे ये जो हमारे पास एन टाइप था, जैसे ही फोटॉन्स आए तो यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स बन गए, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में क्या बन गए? होल्स बन गए। जब बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बन जाते हैं, डेप्लीशन रीजन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारी जो विद्युत धारा है वो यहाँ से बहना क्या कर देती है? फ्लो करना क्या कर देती है? स्टार्ट कर देती है। अब यदि इस डेप्लीशन रीजन पे थोड़ी सी भी मान लो कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की तो ये इलेक्ट्रॉन और होल्स जो एक जगह पे बहुत अच्छी मात्रा लेकर के बैठे हुए हैं वो यहाँ से निकल के कहाँ चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे, बाहर की तरफ बहना स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से पूरा जो आपका सोलर पैनल है वो वर्क करता है। यहाँ एक चीज और समझो, जब हम इस एन टाइप की बात करते हैं ना, तो इस एन टाइप पर बहुत सारी ना मेटल की फिंगर्स लगी हुई होती है। मेटल की फिंगर्स होती हैं जो कैसी रहती हैं? नेगेटिव रहती है। इस मेटल की फिंगर से तार जा रहा होता है और ये तार कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है, ठीक है। और वहीं जब हम पी टाइप की बात करते हैं ना, तो इस पी टाइप के ऊपर भी एक पीछे की तरफ से एक कॉन्टैक्ट रहता है, बैक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उससे भी एक तार निकल रहा होता है जो तार एक्चुअली में कॉपर का होता है। और ये कैसा होता है? ये पॉजिटिव होता है। अब जब भी आपका ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलता है, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलता है, तो मिलकर के निर्माण करता है एक बैटरी का, एक बैटरी का। और जब बहुत सारी बैटरीज आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, चाहे वो सीरीज फॉर्म में जुड़ी हो, श्रेणी क्रम में जुड़ी हो, या फिर मैं कह सकती हूँ पैरेलल फॉर्म में जुड़ी हो,
बैटरी वहां पे बन गई, या हम बोले कि मेरे पास मान लो बहुत सारे सोलर सेल हैं, वो बहुत सारे सोलर सेल आपस में श्रेणी या फिर समानांतर क्रम में आपस में जब जुड़ते हैं तो वो जुड़ करके ही मेरे किसका सोलर पैनल का निर्माण कर देते हैं। ये आपके पूरा कंसेप्ट, पूरी चीज होती है दैट इज रिलेटेड टू योर सोलर पैनल। और जो भी बेसिक स्टडी थी सोलर सेल की वो भी हम यहीं देखते हैं। बाकी बहुत अच्छे से जो डिटेल पढ़ेंगे वो सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, जितनी यहाँ जरूरी थी उस पॉइंट को हम इस लेवल पे यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। अब क्लियर है तो आगे चलते हैं और फर्दर चीजों को समझते हैं। अच्छा एक चीज और, अब मान लो आपके इलेक्ट्रिसिटी तो बन गई, इलेक्ट्रिसिटी बन करके तैयार हो गई आपके अच्छे से, ये यहाँ से सनलाइट आई, सोलर पैनल पे पड़ी, सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बन गई। लेकिन ये जो हमारे घर में जो आने वाली धारा होती है ना, हमारे घर में जो करंट आता है वो करंट आता है एसी करंट, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट करंट। और जो हमको यहाँ से ये जो सोलर पैनल है इससे जो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो हमको मिल रही है डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट। तो इस डीसी और एसी के बीच में भी यहाँ पर हम एक, ये सोच लो एक इन्वर्टर ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक इन्वर्टर को हम बेसिकली यूज करते हैं जो हमारे इस डीसी को किस में चेंज करता है, एसी को चेंज करता है। देन फर्दर जाकर के वो एसी करंट हमारे घर में क्या करती है, काम करती है, जिससे हमारे सारे पैनल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से चल सकते हैं। चलो जब आपने सोलर पैनल पढ़ लिया तो मुझे ये बताओ, सोलर पैनल मोस्टली इस सूरज पे डिपेंड कर रहा है ना, ये सूरज ही है जिसकी वजह से मान लो सूरज होगा तो उस टाइम पे सोलर पैनल वर्क करेगा। मान लो सूरज नहीं है, जैसे रात में तो वर्क करेगा ही नहीं, उसको तो हटा दो। लेकिन मैंने बोला किसी टाइम पे मान लो बारिश आ गई, तो क्या बारिश में ये सोलर पैनल वर्क नहीं करेगा? क्योंकि बारिश के टाइम पे तो भैया उसको वर्क नहीं करना चाहिए ना, जितना हमको समझ आ रहा है। सोलर पैनल का मतलब वो यूज ही तब हो रहा है जब वहां से सूर्य की हमको हीट मिल रही है, सन एनर्जी हमको मिल रही है, तभी हमारा जो पूरा सिस्टम है सोलर पैनल वर्क करेगा। रात में वो काम करेगा ही नहीं क्योंकि रात में सूरज है ही नहीं। लेकिन ये बताओ कि बारिश आ जाएगी तब ये सोलर पैनल काम करेगा या नहीं? बारिश के टाइम पे ये वर्क कर पाता है या नहीं कर पाता है? बताइए। सॉरी, बारिश के टाइम पे ये बहुत अच्छा आंसर था। ओके, बारिश के टाइम पे ये काम करता है। सुनो, बारिश के टाइम पे काम करेगा लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी होगी ना, वो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जहां पहले ये आपको बहुत अधिक मात्रा में आपके इलेक्ट्रिसिटी को बना करके दे रहा था, वो अब जो है बहुत ही कम हो जाएगी। देखो सोलर लाइट मौजूद, सन मौजूद नहीं है लेकिन एनवायरमेंट में थोड़ी बहुत रोशनी तो मौजूद है, रोशनी तो मौजूद है। बारिश आ रही है दिन के समय में, इसका मतलब अंधेरा तो नहीं हुआ है, रोशनी तो मौजूद है, तो वो रोशनी से काम तो करेगा लेकिन इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा जितना ये सूरज की धूप में डायरेक्ट करता है, क्योंकि इतनी तेज धूप उसको नहीं मिल रही है। तो वर्क करता है लेकिन बस एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वर्क तो करता है लेकिन पावर या एफिशिएंसी कम हो जाती है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट जब हम फर्दर चलते हैं आगे, तो ये आपकी क्या बोलते हैं वर्किंग लिखी हुई है जो अभी हमने पढ़ी थी कि सोलर पैनल बहुत सारे सोलर सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं और बहुत अलग अलग लेयर्स लगी हुई होती है आपके सिलिकॉन्स की, जिसमें एक एन टाइप की लेयर होती है, एक आपके पी टाइप की लेयर होती है। ठीक है, बीच में उनके जंक्शंस रहता है। होता क्या है, रिजल्टिंग जो एनर्जी होती है फोटोन से मिलती है, वो क्या करती है सोलर पैनल के सरफेस से जाकर के टकराती है और वहां से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या करती है, बाहर की तरफ निकालती है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिट से बाहर निकलते हैं तो निकल करके वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड को जनरेट कर देते हैं। किसके थ्रू जनरेट हुई, सोलर सेल के थ्रू हुई। अच्छा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये हमेशा याद रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में मूव करते हैं। दैट्स वाई हमको जो पूरे टाइम पे ये जो प्रोसेस मिलता जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की दिशा एक ही हमको देखने को मिलती है। ये जो इफेक्ट होता है ना कि फोटोन्स के थ्रू हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, इसी पूरे इफेक्ट को या प्रभाव को हम फोटोवोल्टिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। प्रकाश वैद्युतीय प्रभाव भी इसको कहा जाता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आ रहा था। किस किस के बीच देखा हमने, पीवी का डिफरेंस, हमने पीवी का डिफरेंस देखा था
यहाँ पे दैट इज हमारे ये जो देखो बैटरी की जब हम बात करते हैं, या जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इनके बीच में जब बहुत अधिक मात्रा में आपका पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, उस टाइम पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। उस इलेक्ट्रिसिटी को जस्ट नॉर्मल एक इन्वर्टर से या किसी चीज से कनेक्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल जाती है। नेक्स्ट जब हम आगे चलते हैं तो हमें मिलता है, यदि हम एक एवरेज घर की या मतलब सामान्य एक घर की बात करते हैं, उसकी छत पर इतना ज़्यादा क्षेत्रफल या एरिया मौजूद होता है जहाँ पे हम इजीली सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं और बहुत अधिक मात्रा में सोलर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और प्रोड्यूस करने के बाद उस पावर को हम काम में भी ले सकते हैं। अच्छा, बहुत अधिक जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, वो मेन पावर ग्रिड में होती है। देन आफ्टर उस इलेक्ट्रिसिटी को बाद में भी जैसे क्या किया जाता है, पावर ग्रिड सिस्टम ऐसा होता है जो कंटिन्यूस आपके चलता रहता है ना। आपने 2-3 नाम सुने होंगे। एक तो मान लो आपके घर के वहां पे ट्रांसफॉर्मर होता है, एक तो होता है ट्रांसफॉर्मर, एक हम बात कर रहे हैं पावर ग्रिड की, एक हमारे पास होता है पावर हाउस। तो इन सब चीजों में भी ना इनमें भी हमको क्या मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। आप में से कोई ऐसा है जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बीटेक किया हुआ हो? अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया है तो उसके लिए ये वर्ड्स बहुत फेमिलियर होते हैं, उसको ये बहुत जल्दी समझ आता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये सब। ट्रांसफॉर्मर आपने घर में देखा होगा, जो बहुत बड़ा सा सिस्टम होता है ना, वो वहां से हमारे घर में ना वायर्स के थ्रू क्या आ रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है। जब पावर हाउस का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो एक पूरा बहुत बड़ा सा एक प्लांट सा बना दिया जहाँ पे पूरा जो आपका हम कह सकते हैं एक बिजली घर टाइप, जिसको हम बिजली घर कह सकते हैं, जहाँ से पूरे शहर को बिजली क्या की कराई जा रही है, सप्लाई की कराई जा रही है। पूरे शहर को जो बिजली मिल रही है उस पावर हाउस से मिल रही है। उसके बाद हमारे घर में जो आ रही है वो बाद में उस ट्रांसफॉर्मर से क्या होकर आ रही है, ट्रांसफर होकर के आ रही है। नेक्स्ट जो होता है आपका, जो सोलर एरे जनरेट करता है पावर को दिन के टाइम पे, और रात में आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आप इसलिए अच्छे से समझ पा रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझाया जा रहा है, ठीक है ना। तो हर बार ना खुद को क्रेडिट नहीं देना होता है, यहाँ पे कोई और भी खड़ा है उसको भी कभी कभी क्रेडिट देना होता है। हद है यार। सोलर एनर्जी इन इंडिया की बात की जाए, यदि भारत में सौर ऊर्जा की बात की जाए, तो देखो भारत की जो हम बोलते हैं ना, हमारे यहाँ जो हमको एनवायरनमेंट मिलता है वो काफी सही मिलता है। हमको यहाँ जो हमारे भारत के अंदर बहुत सही हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, हमको यहाँ पे इजीली जो सोलर ऊर्जा होती है ना वो हमको मिल जाती है, इजीली हमको अवेलेबल हो जाती है। देखो यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, राजस्थान के लोगों के लिए वैसे लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि यहाँ पे पानी नहीं होगा, यहाँ पे रेगिस्तान ही रेगिस्तान होगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आपको सर्दी में भी धूप मिल जाती है और यहाँ आपको गर्मी में भी धूप मिल जाती है। अगर आप थोड़ा और नॉर्थ साइड में जाते हो ना, जैसे आपके जम्मू कश्मीर की साइड में, या थोड़ा सा आप ईस्ट साइड में जाते हो, असम मेघालय इस साइड में, तो यहाँ पे आपको बारिश का सीजन ज़्यादा देखने को मिलता है। वहाँ ज़रूर हम कह सकते हैं थोड़ी बहुत दिक्कत आनी चाहिए। बाकी जो इस साइड का एरिया आता है, हमारे राजस्थान टाइप का ये जो एरिया आता है, राजस्थान हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, है ना, इस साइड में आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में सोलर एनर्जी मिल जाती है। और ऐसा नहीं कि केवल हमको मिल रही है, हमारे पूरे भारत की ज्योग्राफिकल जो कंडीशन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, इजीली सूरज वहाँ पे अवेलेबल होता है, इसलिए हम कहीं पे भी हमारे जो सोलर पैनल हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि जो लाइट होती है ना सन की, वो स्पेशली प्लेस्ड मतलब मिल जाती है आपको इंडिया में, जिससे आप अपनी नीड्स को सफिशिएंटली पूरा कर सकते हो। इसके अलावा एक और एडवांटेज होती है सोलर एनर्जी की कि वो कार्बन फ्री होता है नेचर में, किसी तरीके का कोई कार्बन रिलीज नहीं होता है। इसके अलावा और क्या आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग सोलर एनर्जी के बेनिफिट हो सकते हैं, या हमें सोलर एनर्जी यूज करनी चाहिए, इसके और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? एक तो देखो ये एडवांटेज हो गया कि हमको वो हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन अच्छी है, हमको जो सूरज है वो हमेशा मिल जाता है। दूसरा ये हो गया कि ये कार्बन फ्री होता है। और तीसरा बताओ, कार्बन फ्री है मतलब वो इको फ्रेंडली हो गया। और क्या एडवांटेजेस आपको लगते हैं? इको फ्रेंडली हो गया। बताओ,
जहां हमारा एक मिथ होता है कि भैया ये बारिश में काम नहीं कर सकता, तो ये बारिश में भी काम करता है, लेकिन बस एफिशिएंसी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। एक ये हो गया। और बताओ, और बताओ, और क्या आपको लगते हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पॉल्यूशन नहीं कर रहा है, इजी टू इंस्टॉल है, ठीक है, एक इजी टू इंस्टॉल हम कंसिडर कर सकते हैं। इको फ्रेंडली है, बारिश में काम कर रहा है, या फिर कार्बन फ्री नेचर में है, इसका मतलब यही हो गया कि वो पॉल्यूशन से फ्री है। इसके अलावा कुछ अच्छा सा और बताओ, 2-3 पॉइंट बताओ अच्छे अच्छे से। बहुत ही नहीं सचिन, बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पे ना आप आओगे ना तो नहीं यार, देखो जम्मू और इनकी बात तो लगे, वहाँ की विंटर कुछ और ही है। हमारे यहाँ पे हमने आज तक तो वो देखी नहीं, क्या बोलते हैं ना उसको, स्नो देखी नहीं। इतनी भी कोई सर्दी नहीं होती कि स्नो पड़े, लेकिन हाँ क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है और यहाँ सर्दी भी उतनी ही ज़्यादा पड़ती है। यहाँ की जो पूरा कंडीशन है वो इसी तरीके से डिफाइंड है। एक्चुअली राजस्थान की जो हम बोलते हैं ना, इसका जो चारों तरफ की जो एक तरीके से सराउंडिंग है, तो आपने अगर अरावली पर्वतमाला सुना हो, तो अरावली पर्वतमाला यहाँ पे मौजूद है। उसका एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मेजर रोल आता है। फ्री फूड कुकिंग होती है। फ्री फूड कुकिंग सर सोलर पैनल से होगी, वो सोलर कुकर से होगी। मैं सोलर पैनल की बात कर रही हूँ। सोलर पैनल को यूज करने के और क्या फायदे हो सकते हैं? एक चीज समझो, अगर आप एक बार सोलर पैनल को लगवाते हो ना, तो लाइफ टाइम के लिए आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो फ्री हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल फ्री हो जाता है। आपके घर में किसी तरीके का कोई बिल नहीं आता है बिजली का। आप कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करो, कितनी भी करो, कॉस्ट सेविंग है, बिल्कुल रिन्यूएबल सोर्स है। आप क्या करते हो, देखो एक कंपनी है, मुझे उस कंपनी का नेम तो प्रॉपर याद नहीं आ रहा, तो वहां से अगर आप ईएमआई पे भी लेते हो ना, तो आपकी शायद पर मंथ की 3500 की पर मंथ की ईएमआई बनती है, जो 5 सालों के लिए बनती है। और शायद 30% का वो लोग डाउन पेमेंट आपको देना पड़ता है। जितने के भी आप सोलर पैनल लगवा रहे हो उसकी आपको 30% तो उसी टाइम पैसे देने पड़ेंगे। बाकी की आपकी वो इंस्टॉलमेंट बांध देगा, जो 5 साल के लिए बनती है 3500 रुपए की। इससे मान लो अब 5 साल तक तो ठीक है, हमको 3500 रुपए पे करने हैं, लेकिन आफ्टर 5 इयर्स मेरा तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल ही नहीं आने वाला। जिन लोगों का मान लो जैसे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना, बड़ी बड़ी जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे बहुत हज़ारों में बिजली का बिल आता है, उनके लिए तो ये सबसे बड़ा कॉस्ट सेविंग एक तरीका हो गया। उनको एक बार ही तो पैसा इन्वेस्ट करना है, एक बार करने के बाद तो उनके कितना सारा पैसा उसको वो लोग बचा सकते हैं। हाँ, इसके अलावा आप ऐसा कर सकते हो कि आपकी मान लो खेत में या कहीं पे कुछ ऐसी जगह पे ज़मीन मौजूद है, खेत में नहीं, खेत इज़ अलग थिंग, कोई आपका प्लॉट है ऐसा जहाँ मौजूद है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लो, और प्रोड्यूस करने के बाद उसको गवर्नमेंट को सेल कर दो, सरकार को बेच दो, उसका पैसा आपको मिल जाएगा। हाँ, इसके अलावा आप गवर्नमेंट की जब ये क्या बोलते हैं, हम सोलर एनर्जी को जब लेते हैं, सोलर पैनल्स को जब हम लगवाते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमको अलग अलग तरीके की सब्सिडीज मिलती हैं। आप उन सब्सिडीज का फायदा उठा सकते हो। हाँ, तो मतलब सोलर पैनल के बहुत सारे हम बोल सकते हैं यूजेस हैं, काफ़ी यूजेस है, और ये हर तरीके से सही भी है। लेकिन एक ये होता है हमारे पास कि जैसे मान लो हर चीज़ को ना मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। आज मान लो आपकी स्कूटी ही है, आपकी कार ही है ना, वो सर्विस पे जाती है। जैसे यदि मैं स्कूटी की बात करूँ, जब आप नई स्कूटी लेते हो तो वो हर 3-4 महीने के बाद सर्विस पे जाती है। हर 3-4 महीने में एक बार सर्विस करानी है, फिर एक सर्विस करानी है। तो देखो सोलर पैनल को आपको मेंटेनेंस तो उसकी करके रखनी होगी। मेंटेनेंस करना तो जरूरी है। वो क्यों जरूरी है, मेंटेनेंस नहीं करोगे ना तो उसके ऊपर देखो धूल मिट्टी तो मौजूद होती है, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो उसके ऊपर लग जाएंगे। उन डस्ट पार्टिकल की वजह से क्या होगा, आपका जो जितनी एफिशिएंसी उन सोलर पैनल से हमको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए भी हमको ये ज़रूरी होता है कि उसकी मेंटेनेंस कराना एक ज़रूरी होता है। बस एक वहाँ पे और आपका एक खर्चा जो है वो एड ऑन हो जाता है। चलिए, वेरी गुड सचिन, बहुत सही है। फिर तो आपको वो मिल जाते होंगे पैसे।
बिल्कुल, ये बहुत सही बोला विक्रम आपने, पानी को भी बचाता है। देखो कल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी भारत के अंदर जो मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो थर्मल पावर स्टेशन से बनाई जाती है, थर्मल से, और सेकंड पे हमने पढ़ा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक से भी बनती है, यानी हम पानी से भी बिजली को बना रहे हैं, पानी से बिजली को बना रहे हैं। लेकिन पानी यार कहीं ना कहीं हमको पानी क्या है, बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास मौजूद है। लेकिन वहीं हम सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं तो वो पानी का एक फैक्टर भी हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए, ये इंडिया के बारे में ही है, दैट इज इंडिया जो रिसीव करता है सोलर पावर मैक्सिमम टाइम में, एक ईयर की बात की जाए तो लगभग 5000 ट्रिलियन किलोवाट पर आवर होता है, और डेली का जो एवरेज होता है वो 4 से 7 किलोवाट आवर पर मीटर होता है, किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। टोटल जो स्केल होता है डोमेस्टिक और आपका कमर्शियल कस्टमर्स का जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को सोलर पावर से, वो उनका खुद का होता है। कुछ नोट्स हैं यहाँ पे, कुछ नोट्स में पहला ये है, वो एनर्जी जो हमको कोयले से मिल रही है यानी कि कोल से प्राप्त हो रही है, उस एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी या तापीय ऊर्जा बोलते हैं। कोयला जलाओगे तो जलाने से हीट आएगी, हीट भी आएगी, और साथ में देखो यहाँ हीट एनर्जी भी आ सकता था, लेकिन वही गेम यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शंस का होता है। यदि ऑप्शंस में हीट होता तो हम हीट को भी कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज हीट नहीं है, वहाँ थर्मल था, तो हम किसको मानेंगे, थर्मल को मानेंगे। नेक्स्ट होता है कोल हो गया, एलपीजी और नेचुरल गैसेस, सभी क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। इसको हमने कल भी डिस्कस किया था। सोलर एनर्जी क्या होती है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, ये भी आप लोगों ने डिस्कस, ये भी मतलब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक प्रोजेक्ट है रिसर्चर्स थे आईआईटी गुवाहाटी के, जिन्होंने बहुत ही एक छोटे स्केल पे एक फिनोमेना बनाया है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक स्ट्रीमिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। इन्होंने क्या किया, जैसे हमारे खेतों में जो पानी बह रहा है ना, या कोई भी पानी जो बह रहा है, उस बहते हुए पानी से भी इन्होंने एनर्जी का या ऊर्जा का निर्माण कर लिया। वहां से इन्होंने एनर्जी बना दी, और उस एनर्जी को आप बाद में क्या ले सकते हो, काम ले सकते हो। लेकिन एक तरीके से जो बहता हुआ पानी है, जो हमारे लिए एक तरीके से वेस्ट ही है, उस वेस्ट वाटर को यूज करके इन्होंने एनर्जी का निर्माण कर लिया, और एनर्जी तो आपके कहीं ना कहीं काम आ ही सकती है। एक और चीज यहाँ पे दी हुई है, एक नाम होता है दैट इज योर पैसिव सोलर हीटिंग, इसको बोला जाता है पैसिव सोलर हीटिंग या फिर निष्क्रिय सौर ताप। होता क्या है, देखो इस तरीके का होता है। आजकल इस टेक्निक को घर के अंदर बहुत यूज किया जाता है, घरों में बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है। होता क्या है, जो घर होते हैं ना, उन घर को इस तरीके से डिजाइन कर दिया जाता है। ये जो आपका पैसिव सोलर है, इस पैसिव सोलर का काम है, आपकी जो सोलर एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी है, उस सोलर एनर्जी को कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना, साथ में जब नीड नहीं है तो उसको क्या करना, रिजेक्ट करना। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, कलेक्ट, स्टोर और रिजेक्ट कर सकते हैं, या कहीं पे हम उसको क्या कर सकते हैं, घर के अंदर ही किसी वर्क में, खैर वो हम कलेक्ट, स्टोर या यूज ही कर सकते हैं उसका। होता क्या है, जैसे मान लो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो सर्दियों के टाइम पे तो ये सोलर एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और घर को अंदर से कैसा रखता है, गर्म रखता है। और वहीं क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें लग रही हैं, जब गर्मियों की बात आती है तो ये घर के अंदर ही, घर के बाहर की परत ऐसी होती है जो अंदर सनरेज को आने ही नहीं देती हैं, वो उसको वहीं की वहीं क्या कर देती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं। ये रिजेक्ट या इसको रिफ्लेक्ट याद रख सकते हो। तो गर्मियों में तो घर कैसा रहा, बहुत ही ज़्यादा आपका ठंडा रहा, क्योंकि आने वाली जो सूर्य की किरणें थी उनको रिफ्लेक्ट कर दिया गया। सर्दियों में घर कैसा रहा, गर्म रहा, क्योंकि आने वाली जितनी भी आपकी सूर्य की किरणें थी उन सबको अंदर अवशोषित कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और रात के टाइम पे भी उनको क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। देखो ये भी सिस्टम होता है, जैसे दिन में तो आपको मिल ही रही है, डायरेक्ट आपको हीटिंग मिल ही रही है ना, दिन में मिल भी रही है, और मिलने के साथ साथ उसको एब्जॉर्ब भी कर लेगा। रात में जस्ट बिकॉज सर्दियों के टाइम में आपको कोई सोलर एनर्जी नहीं मिल रही है, तो उसको क्या करेगा, रिलीज कर देगा, जिससे घर और क्या रहेगा, गर्म रहेगा। तो ये एक टेक्निक होती है जिसको आजकल काफी यूज किया जा रहा है, जिसको पैसिव सोलर हीटिंग कहा जाता है। इसमें इस तरीके की चीजों को यूज किया जाता है, इस तरीके के हम बोल सकते हैं डिवाइसेस को, या इस तरीके की प्लेट्स और इन टेक्निक्स को यूज करके इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लगी होती हैं। चलिए
ये जो आपका चैप्टर है वो फिनिश होता है। कुछ क्वेश्चंस है जिनके आपको आंसर करने हैं। पहला है, निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? आपके पावर को, मोमेंटम को, एनर्जी को या फोर्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हमारे पास आंसर हो जाता है क्या? दैट इज सी, एनर्जी। What converts electrical energy into mechanical energy? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर, डायनामोमीटर या फिर माइक्रोफोन? कौन सी ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल रही है? बताइए। योर इलेक्ट्रिसिटी, वो सॉरी, योर बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर, डायनामोमीटर या फिर माइक्रोफोन? बताइए बताइए, यहाँ आपको कंफ्यूजन होनी चाहिए। देखो, बैटरी तो आएगा ही नहीं। बैटरी का मैं रीजन बता देती हूँ। बैटरी किससे बनी हुई है? केमिकल से बनी हुई है। तो कौन सी एनर्जी आ गई? केमिकल एनर्जी आ गई। बैटरी को आप मान लो टॉर्च में लगाते हो, ठीक है, टॉर्च के अंदर हमने बैटरी लगाई, फिर हमने टॉर्च को जलाया तो हमको क्या मिली? लाइट मिल गई। तो केमिकल एनर्जी को लाइट में चेंज कर रहा है। टॉर्च से याद रख लो। तो बैटरी तो आया ही नहीं। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में साउंड का सिस्टम रहता है ना, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। साउंड का कुछ रोल है ही नहीं। कंफ्यूजन होने वाली चीज थी इलेक्ट्रिक मोटर या फिर डायनामोमीटर। अब इसमें से आपको चूज करना था, तो हमारे पास जो राइट जाएगा वो इलेक्ट्रिक मोटर जाएगा। ठीक है। फोटोवोल्टिक सेल चेंजेस, फोटोवोल्टिक सेल किसको परिवर्तित करता है? इलेक्ट्रिकल को सोलर में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, सोलर को इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल को केमिकल में? किस ऊर्जा का रूपांतरण हमको पीवी सेल से देखने को मिलता है? इन्वर्टर का जो काम होता है ना जोगिंदर, वो इस फॉर्म में नहीं होता है। देखो सुनो, इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर को वैसे आप यूज कर सकते हो। इन्वर्टर को आप नाइट में यूज कर सकते हो। आपने आपके घर में सुना है इन्वर्टर लगा हुआ होता है, तो उस टाइम पे भी तो हम उस इन्वर्टर को यूज करते हैं ना। जब हमारी बिजली की सप्लाई कट जाती है तो हमको वो एक्चुअली में सप्लाई कहाँ से मिलती है? उस इन्वर्टर के थ्रू ही मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अभी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अब आपके क्वेश्चन है तो क्या कर सकते हैं बताओ। बाकी अच्छे से जो नॉलेज आएगी वो आपको बाकी आगे के जो चैप्टर्स हैं वो पढ़कर ही इन चीज़ों को समझ आएगी। माइक्रोफोन चेंजेस, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को ध्वनिज ऊर्जा में या ध्वनिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में? क्या रूपांतरण या परिवर्तन हमको देखने को मिलता है? बताइए, फास्ट बताइए। जल्दी बताएंगे। इलेक्ट्रिक टू साउंड, इलेक्ट्रिक टू साउंड या साउंड टू इलेक्ट्रिक? हाँ, दैट इज साउंड टू इलेक्ट्रिक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी? निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? टरबाइन, डायनामोमीटर, बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक मोटर? बताइए। यहाँ अगर हम बेस्ट की यदि एक की बात करते हैं तो हमारे पास होगा क्या? बैटरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर, बैटरी, जनरेटर, टरबाइन। काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदला जा रहा है। हाँ, दैट इज क्या हो जाएगा हमारे पास? टरबाइन। डैश कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनामोमीटर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक पंप या फिर रेक्टिफायर? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बताइए। सुशांता का आंसर सबसे पहले आया है।
अभी यहाँ पे कंफ्यूजन है, सबके अलग अलग आंसर देखने को मिल रहे हैं। रिंकू भाई लिखा हुआ है ना आपने, डी मत लिखो, ऐसे लिखो फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, थर्ड का सी। यहाँ हम जो बेस्ट बात करते हैं, हाँ, तो वो हमको मिलती है किसमें, डायनामोमीटर में। When an arrow is pulled from a bow, the energy of the muscles change to। जब एक तीर को धनुष से खींचा जाता है तो मांसपेशियों की ऊर्जा डैश में बदल जाती है, गतिज में, स्थितिज में, यांत्रिक में या किसी में भी नहीं। बताइए, आपके जो जब एक तीर को आप खींचोगे धनुष से तो किस में परिवर्तन मिलेगा, आपके पोटेंशियल एनर्जी में। Which of the following converts electrical energy into thermal energy, यानी कि आपके विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय में बदला, तापीय, थर्मोकपल, बैटरी या फिर बल्ब। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में बदला। बताइए, इलेक्ट्रिकल को आपके बदला है थर्मल में। हाँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नहीं रोशन, इलेक्ट्रिकल को बदला थर्मल में। ढंग से सोचिए, मुझे तो थर्मोकपल लग रहा है, इलेक्ट्रिकल को थर्मल में बदल रहा है। आपके बल्ब के अंदर ये चीज काम नहीं करेगी, बल्ब में कन्वर्जन जो है वो ये देखने को नहीं मिलेगा। ये भी मिल सकता है किसी एक फॉर्म पे जाकर के, लेकिन वहां हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा जो संबंध है उसको देखते हैं। एक काली सतह किसी सफेद या परावर्तक सतह की तुलना में ऊष्मा उत्सर्जित करती है। अ ब्लैक सरफेस एमिट्स डैश हीट मोर देन अ व्हाइट रिफ्लेक्टिव सरफेस, लेस, मोर, नाइदर, लेस, मोर या अदर। क्या मिलता है आपको कि आपकी जो एक ब्लैक सरफेस है वो बहुत अधिक मात्रा में आपके हीट को एज कंपेयर टू व्हाइट क्या करती है। देखो, जो ब्लैक सरफेस है वो एब्जॉर्ब बहुत अच्छा करती है और व्हाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बहुत अच्छा करती है। तो इसका मतलब एज कंपेयर टू ब्लैक क्या हो जाएगी, ब्लैक एमिट्स लेस, हाँ, ब्लैक एमिट्स लेस देन योर ये। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इसके बिहाइंड जो स्टोरी है उसको कल समझेंगे। बेसिक सी जो चीज है उनको समझ लेते हैं साइंटिस्ट के बारे में, बाकी जो फर्दर की स्टडी रहेगी उसको कल से कंटिन्यू करेंगे। देखो, कुछ साइंटिस्ट का नाम आता है जिसमें जो पहले साइंटिस्ट होते हैं उनका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो ने ये बताया था कि आपकी कोई भी जो बॉडी होती है ना, कोई भी बॉडी होती है वो हमेशा किसकी तरफ गिरती है, अर्थ की तरफ गिरती है, ऐसे अर्थ के सरफेस की तरफ ही हमेशा क्या होती है, गिरती है। अभी मैंने कुछ जी जू मतलब छोटा जी या क्या स्मॉल जी या कैपिटल जी की बात नहीं करी है, मैं केवल इतना बोल रही हूँ कि गैलीलियो ने इतना बताया था कि आपकी जितनी भी बॉडीज होती हैं वो अर्थ की तरफ गिरती हैं एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, एक नियत त्वरण के साथ। उसके बाद साइंटिस्ट आए थे टाइको ब्रे, जिन्होंने प्लैनेट्स की या फिर आपके ग्रहों का अध्ययन किया था, वो भी अपनी नेकेड आई से, यानी कि एकदम नग्न आंखों से। अब इनकी जो थ्योरीज है ना, पहले इसको समझते हैं। गैलीलियो वाले को, जो गैलीलियो का ही ये जो प्रोजेक्ट था ना, इसको फर्दर और डिस्कवर किया गया, इस पे और डिस्कवरी की किन्होंने, न्यूटन ने। और इसके बिहाफ पे न्यूटन ने अपना लॉ दिया था जिसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। गैलीलियो का ये सिद्धांत था जिसके बिहाफ पे न्यूटन की ये जो थ्योरी है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ हम कैपिटल जी की बात करेंगे। अब हमारे पास दो जी होते हैं, एक कैपिटल जी, एक स्मॉल जी। जो वैल्यू होती है ना 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो हमारे पास स्मॉल जी की होती है। हम इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसको हटा दो अभी माइंड से, इसकी नहीं बोल रही मैं, अभी कैपिटल जी की बात कर रही हूँ। ये कैपिटल जी जो आया था ये इसी थ्योरी से आया था, पहले गैलीलियो फिर न्यूटन। जब हम बात कर रहे थे दैट इज हमारे टाइको ब्रे की, तो टाइको ब्रे की जब हम बात करते हैं वो अभी आपके यहाँ नीचे दिया हुआ है, उनको एक बार साइड रख के पहले इस वाले को समझ लेते हैं, दैट इज थ्योरीज को। यहाँ पे हमारे पास दो थ्योरीज चलती है, एक को बोला जाता है जियोसेंट्रिक, एक को बोला जाता है हेलियोसेंट्रिक। जियो का मतलब भू और हेलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य।
अब आपके क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टॉलेमी, इनके द्वारा क्या किया था, टॉलेमी के द्वारा आपके अर्थ को तो सेंटर माना गया था और उस अर्थ को सेंटर मान करके सारे प्लैनेट्स की स्टडी की गई थी, तो इसको बोला गया था जियोसेंट्रिक। और वहीं आपके एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कुपरनिकस। कुपरनिकस ने अपने सूर्य को केंद्रित माना था और उसके बाद प्लैनेट्स की क्या की थी, स्टडी की थी, तो इसलिए इनको जियोसेंट्रिक और एक को हेलियोसेंट्रिक बोल दिया जाता है। अब जब हम इस वाले पे चलते हैं ना, ये टाइको ब्रे वाले पे, तो टाइको ब्रे के हिसाब से हमारे पास 3 लॉ ऑफ मोशन आए थे। जैसे गैलीलियो का मोशन आया, गैलीली को फर्दर न्यूटन ने क्या किया, एक्सपेंड किया। ऐसे ही टाइको ब्रे का जो थ्योरी थी, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था उसको फर्दर और अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसी को बेस बना करके किन्होंने, कैपलर ने। और कैपलर ने अपने 3 नियमों को यहाँ पे डिफाइन किया था, जिसमें पहला नियम जो है वो आपके पास है, दैट इज लॉ ऑफ इलिप्स। इसे दीर्घवृत्त का नियम भी बेसिकली हम कहते हैं। दूसरा जो नियम होता है उसको कहा जाता है लॉ ऑफ एरिया, और तीसरे नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ पीरियड्स। पहला तो हो गया आपके पास लॉ ऑफ इलिप्स, दीर्घवृत्त का नियम। दूसरा होता है आपके पास लॉ ऑफ एरिया। तीसरा आपके पास होता है लॉ ऑफ पीरियड। अच्छा, इनकी जो स्टडी करोगे ना, ये यहाँ से ज़्यादा अच्छे से जो समझ आएगी वो डायग्राम्स के थ्रू आएगी। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट वाले की बात की थी, लॉ ऑफ इलिप्स की, तो ये बोलता है प्रत्येक जो प्लैनेट होता है ना, सभी प्लैनेट जो होते हैं वो सन के अराउंड में चक्कर लगाते रहते हैं, और उनके द्वारा जो पाथ बनता है ना उसको इलिप्टिकल ऑर्बिट यानी कि दीर्घवृत्तीय कक्षा कहा जाता है। ये इनके थ्रू बताया गया था कि ये जो चक्कर लगाया जा रहा है ना, ये हमेशा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर लगाया जाता है। जब आपके पृथ्वी जो है ना, ये आपकी सन है, सन और पृथ्वी जब आपस में बहुत पास होते हैं तो उसको बोला जाता है पेरिहीलियन, और जब ये एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं तो उसको बोला जाता है एपीहीलियन। दो नाम होते हैं यहाँ पे, पेरिहीलियन और एपीहीलियन। पैरी को हिंदी में बोलते हैं सूर्य समीपक यानी सूर्य के पास, दूसरों को बोलते हैं भू समीपक यानी कि भू यानी कि पृथ्वी के पास। लॉ ऑफ एरिया बोलता है कि आपका जो कोणीय संवेग संरक्षण जो मोमेंटम होता है, यानी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, दो फोर्सेस यदि किसी पॉइंट पर आकर के शून्य हो जाते हैं तो उनका मूवमेंट भी क्या हो जाता है, कंजर्व्ड हो जाता है यानी कि कांस्टेंट हो जाता है। और थर्ड आपका बोलता है दैट इज आपका जो टाइम पीरियड होता है वो आपके मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होता है। इसको बहुत अच्छे से कल डायग्राम्स और इमेजेस के थ्रू समझेंगे, अभी नहीं समझ रहे हैं, अभी मैंने समझाया। तो रीजनिंग की भी अभी क्लास है, वो फर्दर स्टार्ट होगी। इतना ही रखते हैं, बाकी का जो रहेगा वो कल पढ़ लेंगे। कल एक बार शुरू से स्टार्ट करेंगे, पूरी स्टोरी सुनते चलेंगे कि पहले क्या हुआ था, गैलीलियो ने क्या किया था, फिर गैलीलियो ने ऐसा क्या किया जो न्यूटन के पास आइडिया आया, या न्यूटन से पहले ये टाइको ब्रे आ गए थे, इन्होंने ऐसा क्या किया। ये पूरी स्टोरी को कल बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी बेसिक एक इंट्रोडक्शन लिया है ग्रेविटेशन का, उसको क्लियर रखना। बाकी जो है अपना वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर को कंटिन्यू रखना। आज आपकी 3 चैप्टर्स की डीपीपी, 3 चैप्टर्स की पीडीएफ जो वर्ड फाइल जो आपको अपलोड होकर के मिलती है वो, और क्लास पीपीटी आपकी डेली अपलोड हो ही रही है, वो सब हैंडओवर हो जाएगी मेरी तरफ से, ठीक है। फिर भी नहीं मिलती है आपको, अगर शाम तक नहीं मिलती है तो फिर कल तो मैं आऊँगी क्लास में, तब मुझसे वापस पूछ लेना, पूछना मत, बाकी मैं आपको कराई दूंगी, आपको नीड नहीं पड़ेगी। कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो, और यदि क्वेश्चन नहीं है तो अपन क्लास को फ्री कर सकते हैं। बताइए, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो, और यदि कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को फ्री कर सकते हैं। वेलकम एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। रखूं वो ऑफ करूं क्लास, ठीक है।